आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है अंकिता जैन जी द्वारा लिखित कहानी 70वें साल की उड़ान। काकू यहाँ से, वह गाड़ियों के लिए है। वे दूसरी तरफ जाने लगी तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें पैदल चलने वाले रास्ते पर ले आई। रास्ते से हटते ही हॉर्न दे रही गाड़ियाँ स्पीड से निकली और सीधे मॉल के गेट के सामने जाकर रुकी। काकू पलक गाड़ियों को, मॉल के बाहर सीढ़ियों पर बैठे लड़के लड़कियों के झुंडों को, हाथ में हाथ डालकर घूम रहे कपल्स को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। आज वो पहली दफ़ा मॉल आई थी, लेकिन पहली दफ़ा के हिसाब से इस अलग रंग की दुनिया के बारे में उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। इस 3 टायर सिटी का ये बड़ा सा मॉल अभी कुछ ही साल पहले यहाँ खुला है। पिछले 4-5 सालों में ये शहर एक जवान होती अदाकारा की तरह बदला है, लेकिन काकू अब तक इन बदलावों से अनजान रही हैं। वैसे अनजान कहना गलत होगा, उन्हें अखबार के पन्ने पलटकर शहर की हर खबर मिलती रही है, लेकिन खुद कभी नई जगहों के साथ जाकर वह उनसे रूबरू नहीं हो पाई। यहाँ से नहीं जाएंगे? चलते चलते मैं जब लिफ्ट की तरफ जाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ खींचकर बच्चे की तरह एस्केलेटर की तरफ उंगली दिखाकर पूछा, आप पहले कभी चढ़ी हैं इस पर? मैंने पूछा तो उन्होंने नौ में सिर हिला दिया। हाथ पकड़कर मैंने उनके पैर बड़ी मुश्किल मशक्क़त के बाद एस्केलेटर पर जमवा तो दिए, लेकिन जब तक वो उससे सकुशल उतर नहीं गई मुझे यही डर लगता रहा कि कहीं वो गिर न जाए या कहीं उनकी साड़ी न फंस जाए। जहाँ मैं डर रही थी वहीं उन्होंने मेरी घबराहट को शांत करते हुए बहुत ही स्मार्टली एक के बाद एक 2 एस्केलेटर पार किए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में छुपी हुई चमक उस उत्साह का प्रतिबिंब थी जो इस उम्र में पहली बार एस्केलेटर चढ़ने पर उन्होंने महसूस किया था, जिसे वो चिल्लाकर या ज़ोर से चहचहा कर व्यक्त भले न कर पा रही हों, लेकिन उनकी आंखों में टिमटिमाते सितारे सब कह रहे थे। पासपोर्ट किसका बनना है? मैं काकू के चेहरे पर बिछी मुस्कुराहट में कुछ ढूंढती। उससे पहले पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े गार्ड ने मुझसे पूछा तो मैंने काकू की तरफ इशारा करके कहा, जी इनका। मॉल के 2nd फ्लोर पर बने पासपोर्ट ऑफिस तक पहुंचने में हमें थोड़ा वक्त इसलिए भी लग गया था क्योंकि काकू की नज़रें मॉल के सारे नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ रही थीं। तो आप अंदर नहीं जा सकती, इन्हें अकेले ही जाने दें, गार्ड बोला। भैया सीनियर सिटीज़न है, अकेले सब समझ नहीं पाएंगी, प्लीज़ जाने दो ना। थोड़ी सी मिनटों के बाद वो मान गया। सोचती हूँ हमारे देश में हर दुकानदार, ऑटो वाला, गार्ड, किसी को भी भैया बनाने के रिवाज ने हम लड़कियों को कुछ छोटे छोटे नियम तोड़ने की सहूलियत मुफ्त में दी है। गार्ड को मनाकर मैं और काकू लाइन में लग गए। लाइन लंबी थी इसलिए मैंने उन्हें बेंच पर बिठाया। खुद खड़ी होकर काकू को निहारने लगी। आज इस कहानी की स्क्रिप्ट मैं इस कहानी की सपोर्टिंग एक्टर हूँ और वह यानी काकू इस कहानी की हीरोइन। उन्हें सब इसी नाम से पुकारते हैं। यह कहानी 4 साल पहले तब शुरू हुई थी जब मैं उनके घर में एक कमरा किराए पर लेने आई थी। उस दिन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भटकते हुए जब उस घर के बाहर टू लेट ओनली फॉर गर्ल्स देखा तो झट से घंटी बजा दी थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। यह वक्त काकू के सोने का होता है। यह बात उस वक्त मुझे पता नहीं थी, इसलिए दरवाज़ा खुलते ही थोड़ा गुस्सा झेलना पड़ा। हाँ बोलो, बहुत ही रूड होकर उन्होंने कहा था। जी वो कमरा देखना था। उनके रूड हाँ बोलो से मुझे गुस्सा तो आया था, लेकिन अटकी भी मेरी ही थी, इसलिए कमरा देखने के लिए बोल दिया था। किराया 3000 है, बोलो तो दिखाऊं, उन्होंने फिर उसी अंदाज में कहा था। शायद मुझसे पहले और लड़कियां किराया सुनकर भाग गई होंगी, इसलिए उन्होंने कमरा दिखाने की मेहनत से पहले ही किराया बताना मुनासिब समझा। मेरा मन तो किया था कह दूं कि नहीं चाहिए आपका कमरा, रखो अपने पास, लेकिन कम से कम प्यार से बात तो करो। पर 1 हफ्ते से अकेली लड़की के लिए अच्छा और सुरक्षित घर ढूंढते ढूंढते मैं थक गई थी, इसलिए उनका घर मुझे आखिरी उम्मीद लग रहा था। इसी खातिर उनके खड़ूस बिहेवियर को नज़रअंदाज करके मैंने कमरे पर ज़्यादा ध्यान दिया था। कमरा देखने पर मुझे वो पसंद आ गया। मैंने फाइनल कर दिया।
लेकिन उन्होंने मुझे यानी अपनी नए किराएदार को फाइनल बहुत सारा हड़काने के बाद ही किया था। देखो, रात 9 बजे के बाद घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। रात 10 बजे के बाद कोई पार्टी करने की इजाज़त नहीं है। मेन गेट की चाबी 3 महीने बाद मिलेगी, जब मैं देखूंगी कि तुम ठीक लड़की हो। लड़के कमरे पर नहीं आएंगे, फिर वे चाहे भाई ही क्यों न हो। और हाँ, किराया हर महीने 3 तारीख तक एडवांस देना होगा। वे कहे जा रही थीं और मैं सोच रही थी कि इन जैसी खड़ूस मकान मालकिन के साथ यहाँ 3 महीने रहेगा कौन। फिलहाल तो कल यहाँ सामान रखूं और इस महीने के आखिर तक दूसरा घर देखूं। उस दिन 1 महीने का एडवांस देकर उनकी सारी शर्तों पर आई एग्री का टिक करके मैं इस घर में आ गई। फिर लगभग 1 महीने तक मेरी काकू से कोई बात नहीं हुई, नहीं मुझे कोई और अच्छा कमरा मिल पाया। इसलिए अब आगे मुझे इसी घर में रहना है तो काकू से बातचीत बढ़ानी पड़ेगी, या मुझे समझ में आने लगा था। पर एक तो मुझे कोचिंग और पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, ऊपर से 21 साल की लड़की एक 70 साल की आंटी से क्या बतियाए, यह भी मेरी समझ से बाहर था। मेरा और काकू का रिश्ता जन्नत में बने उन रिश्तों की तरह है जिन्हें ज़मीन पर देखने में कोई मेल नहीं दिखता, फिर भी न जाने कैसे दिल जुड़ जाते हैं। कुछ वैसे ही हमारे भी जुड़े। उस दिन काकू के घर में दुर्गा अष्टमी की पूजा थी, इसलिए उन्होंने मुझे भी खाने पर बुलाया था। यूँ तो मैं काकू से दूर ही भागती थी, लेकिन घर से बाहर रहने वाले बच्चों को जब किसी के घर से खाने का न्योता मिलता है तो वो गलती से भी मना नहीं करते, सो मैंने भी नहीं किया था। घर किसी का भी हो, बस मेस के डिब्बे को छोड़कर घर का खाना मिल जाए, कहीं से भी कैसे भी। छोले तो खाती है ना? मेरी थाली लगाते हुए उन्होंने मुस्कुराकर पूछा था। उस दिन पहली बार हमारे बीच मुस्कुराहट का लेन देन हुआ था। जी, मुझे बहुत पसंद है। छोले का नाम सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं खाना खा रही थी और काकू किसी से फ़ोन पर कह रही थी, अरे कहाँ ना, 1 घंटे रुक जा, मुझे नहीं आता ये मैसेज वगैरह देखना, सब्र कर ले थोड़ा, थोड़े दिनों में तो आ ही रही है, फिर दिखा देना। सामने की तरफ से आने वाली किसी जिद को काकू ने डपटते हुए फ़ोन काट दिया था। क्या हुआ काकू, मैं देख दूँ मैसेज? मैंने झिझकते हुए पूछा था। हालांकि मैं खाना खाने यह सोचकर गई थी कि चुपचाप खाना खाकर वापस आ जाऊंगी, लेकिन उनके छोले पूरी ने उनसे बात आगे बढ़ाने का लालच दे दिया था। 1 महीने से मैं उनसे जितना दूर भाग रही थी, उस दिन मुझे उनसे उतना ही बातें करने का दिल कर रहा था। तू देख देगी, जरा देख, मेरी बेटी ने किसी का नंबर भेजा है। एक मासूम उम्मीद के साथ उन्होंने मुझसे कहा था। आप खुद क्यों नहीं सीखती काकू? नंबर निकालते हुए मैंने पूछा। अरे कितनी बार तेरे अंकल से कह चुकी हूँ, लेकिन फिर बात बदलते हुए बोली, अब इस उम्र में कहाँ मैं ये टुनटुना चलाना सीखूंगी। टुनटुना, यही नाम दिया था उन्होंने मोबाइल को, सारे दिन बजता जो रहता था। मैं भी बहुत हंसी थी इस नए नाम को सुनकर। अच्छा, तो पहले वाला बटन 3 बार, फिर 1 बार ये नीचे वाला, फिर 1 बार साइड वाला, और पहुंच गई मैं इनबॉक्स में। इतना कहकर एक बच्चे की तरह चहकी थी काकू। उस दिन मोबाइल के इनबॉक्स में जाना सीखते सीखते काकू ने पता नहीं कब और कैसे मुझे उनकी ज़िंदगी के इनबॉक्स में घुसने की इजाज़त दे दी थी। मैंने एक पल भी गंवाए बिना वो अनखुला पन्ना खोला था, जिस पर लिखी थी काकू के परिवार की कहानी, जो पहले दिन से मेरे लिए पहेली बनी हुई थी। काकू के पति पिछले 30 सालों से दुबई में रहते हैं, वहाँ इंजीनियर थे। अब बताते हैं रिटायर होने के बाद कुछ अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं, इंडिया में नहीं आना चाहते, और काकू इंडिया छोड़कर जाना नहीं चाहती। साल में 1 बार 1 महीने के लिए आते हैं। इस उम्र में अकेले रहते हुए आपको तकलीफ नहीं होती, सूनापन नहीं खलता? जब मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे जाने को कह दिया था। औरतों की ज़िंदगी में उन्हें तकलीफ़ तो बहुत चीज़ों से होती है, लेकिन पति और बच्चों का मोह हमसे न जाने कितनी तकलीफ़ों का कड़वा घूंट भी हंसकर पिलवा देता है। मैं समझ नहीं पाई थी ये कैसा मोह है जिसमें उनके पास न बच्चे हैं न पति, सालों से अकेले रह रही हैं। पहली बातचीत में ही काकू ने न जाने कितने और क्यों भरे सवाल मेरे जहन में छोड़ दिए थे। अरे
नेहा, नेहा। कुछ दिनों बाद काकू ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं कमरे से बाहर आई तो बोली, अरे कल जो तूने मुझे मिस्ड कॉल देखना सिखाया था ना, मैं भूल गई, ज़रा फिर से बता दे। हरे वाले आने वाले होते हैं और नीले वाले जाने वाले। कुछ भी सीखते वक्त न जाने क्यों उनमें मुझे एक बच्चा नज़र आता था जो हर नई चीज़ के लिए बेहद उत्सुक होता है, ललक होती है जिसमें सीखने की। उन्हें सिखाना भी उसी तरह से पड़ता है जैसे बच्चों को रंगों का भेद बताकर या आकार का भेद बताकर सिखाना पड़ता है। कुछ वैसे ही शायद बुजुर्गों को भी कोई आज के ज़माने की चीज़ सिखाते वक्त करना पड़ता है, धीरे धीरे तसल्ली से। उस दिन फिर सीढ़ियों पर हमारी क्लास लगी थी, मिस्ड कॉल देखना सीखने की क्लास। काकू की ज़िंदगी के भी कुछ मिस्ड कॉल उस दिन हमने देखे थे जो उन्होंने न जाने जानकर छोड़े थे या अनजाने में छूट गए थे। काकू, आपके बच्चे कितने हैं? मैंने फिर उन बातों को कुरेदना शुरू किया जिन्हें पिछली मुलाकात में काकू ने ज़िंदगी का हवाला देकर अधूरा छोड़ दिया था। 2, एक बेटा है जो लंदन में रहता है अपने परिवार के साथ और एक बेटी जो कलकत्ता में रहती है अपने परिवार के साथ। काकू ने जब दोनों का परिचय देते समय अपने परिवार कहा तो लगा जैसे उनकी आंखें कह रही हों कि मेरे परिवार को अधूरा करके सब ने अपने परिवार बसा लिए हैं और अब मैं रह गई हूँ अकेली। तो क्या वे लोग कभी आते नहीं? मैंने पूछा। आते हैं ना, दीदी तो साल में 2-3 बार आ जाती है, लेकिन भैया 2-3 साल में एक बार ही आता है। तो छोटे छोटे बेटे भी हैं उसके। कहते कहते काकू की आंखों के कोने भीग गए थे। 70 साल की उम्र में अपने पोतों से दूर रहने का गम क्या होता है, इसका एहसास न मुझे उस वक्त था न शायद अभी है, लेकिन इसका गम बहुत तीखा होता है। यह एहसास मुझे काकू के भीगे कोनों ने करा दिया था। उस दिन मुझे नानी की वो कहावत याद आई थी जो वे अक्सर दोहराया करती हैं, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। बुढ़ापे में तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथ रहना चाहते हैं और आप दोनों अकेले हैं। उन्हें आपकी ज़रूरत होगी काकू, आप वहाँ जाती क्यों नहीं? मैंने बहुत हिम्मत करके उनसे यह सवाल किया था और शायद उन्होंने भी बहुत हिम्मत के बाद मुझे इसका जवाब दिया था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वहाँ कोई और है उनकी ज़रूरतें पूरी करने। लेकिन ऊंची पोस्ट और ऊंची शिक्षा इंसान के विचारों को ऊंचा नहीं करती, काकू ने कहा था जब मैंने उनके पति के पढ़े लिखे होने की बात कही थी। काकू की ज़िंदगी में अंकल 55 सालों से थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में काकू शायद कभी नहीं आ पाई। मैं शायद वो पहला शख्स थी जिसके सामने काकू ने अपनी ज़िंदगी की छुपी हुई दरारों पर से पर्दे हटाए थे। वो पर्दे जिन्हें काकू ने अपनी ही सुंदर यादों से काट काट कर बनाया होगा, ताकि उन यादों से अंकल के होने की टीस भरी बू उन्हें सताती न रहे। काकू के उस जवाब ने उस दिन मुझे लाजवाब कर दिया था। अपने पति को किसी और औरत के हवाले करके सारी ज़िंदगी इसी उम्मीद में बिता देना कि कभी तो वह लौटेगा। हमारे ज़माने में अब शायद औरतें इतनी कच्ची हिम्मत वाली नहीं होती हैं। मुझे बहुत देर तक निरुत्तर और खामोश देखकर काकू मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गईं। अपने कमरे में ले जाकर मेरे सामने कुछ पुराने धूल चढ़े अध कचरे से एल्बम रख दिए, जिन्हें देखकर लग रहा था वे सालों से नहीं खुले हैं। एक एल्बम का कवर नहीं था और पहली तस्वीर में काकू दुल्हन बनी हाथों की मेहंदी देखती बैठी थी। तस्वीर पुरानी और पीली पड़ चुकी थी। एल्बम की जिल्द उस पर चिपक चुकी थी। सीलन और पीले धब्बे कई जगह असल तस्वीर को छुपा रहे थे, लेकिन काकू की खूबसूरती उसमें से वैसे ही बाहर आ रही थी जैसे उस वक्त रही होगी। तब की काकू और आज की काकू में सिर्फ इतना ही अंतर लगा कि अब उनके बालों से सफ़ेदी झांकने लगी है, आँखों को चश्मे के फ्रेम ने ढक लिया है और हाथों पर नरम खाल की लकीरें तैरने लगी हैं। उनके चेहरे और ललाट पर चमक आज भी वैसी ही है जैसी तस्वीरों में मुझे दिखी। कॉटन साड़ी में किसी अफसर से दिखती काकू के व्यक्तित्व से तो मैं पहले दिन से ही प्रभावित थी। उस दिन एल्बम में उनकी जवानी के दिन देखकर उन पर मोहित भी हो गई थी। मैं एल्बम के पन्ने पलट ही रही थी कि उनमें से कागज़ का एक टुकड़ा गिरा। उसका पीलापन बता रहा था कि वो बहुत पुराना है, शायद काकू जितना ही पुराना।
मैंने उत्सुकता से उसे उठाया और देखा तो उस पर कुछ लाइंस लिखी हुई थीं। तेरे मन की पीर से अब तेरा क्या वास्ता, तेरी खुशियों से मेरा मैं हो चुका है लापता। रह रहकर उठती टीस को मैं किस किस्म की आस दूं, क्या आत्मा को सांत्वना दूं, क्या इस जिस्म को प्यास दूं। ये मन भी कितना ढीठ है कि अब भी तुझको चाहता, पर मेरे मन की पीर से अब तेरा क्या वास्ता। मेरे हाथ में एक कागज़ का वो टुकड़ा देखकर काकू के चेहरे पर उन शब्दों के भाव उभर आए थे। उन्होंने मेरे हाथ से वो टुकड़ा ले लिया। बहुत देर तक उंगलियां फिरा फिरा कर उसे सहलाती रही थी। फिर बोली थी कि मैंने अपनी 10वीं एनिवर्सरी पर लिखा था, जब ये तय हो गया था कि अब वो वापस कभी नहीं लौटेंगे। शादी के 6 साल बाद अंकल अच्छी नौकरी और ज़्यादा पैसे के लिए दुबई चले गए थे। काकू की झोली में 2 बच्चे और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी डालकर साल में एक बार आते थे। पैसा और साधनों की कोई कमी नहीं होने दी कभी। कमी थी तो काकू की सूनी रातों में और बच्चों के सूने मन में। उस रात काकू के कमरे से सिसकने की आवाज़ मैंने तब तक सुनी थी जब तक मेरी नींद नहीं लग गई थी। मैं जिस महीने में काकू के घर आई थी, उससे 1 महीना पहले ही अंकल इस साल की हाजिरी लगाकर गए थे। मुझे 1 साल इंतज़ार करना था उन्हें लाइव देखने, काकू के साथ उनके रिश्ते को रूबरू जानने और काकू की मनोस्थिति ठीक से समझने के लिए। 1 साल बाद जब वे आए तो उनकी उपस्थिति में काकू जैसे गायब हो गई थी। फुर्सत में बैठकर मुझसे बातें नहीं करती थीं। घूमने जाना, मेरा इंतज़ार करना, शाम के टीवी शोज़ के लिए मुझे बुलाना सब बंद हो गया था। मैंने सोचा था वे अंकल से मुझे मिलवाएंगी, मुझे बुलाएंगी, तो शायद बातों बातों में मैं उनकी ज़िंदगियों को करीब से जान पाऊंगी। लेकिन अंकल ने तो सामने पड़ जाने पर मेरे नमस्ते का जवाब भी नहीं दिया। मेरे मन में अंकल के प्रति जो कड़वापन भरा था, उसकी वजह से मैं भी खुद कदम बढ़ाकर काकू से मिलने या हालचाल पूछने नहीं गई। एक ही घर में रहते हुए हम अजनबी से हो गए थे, बस शक्लें दिख जाती थी। महीना हवा में उड़ गया। अंकल के जाने का दिन भी आ गया। उस दिन बहुत हिम्मत करके गई थी मैं काकू के घर। देखने गई थी वो जो मैं कब से देखना चाहती थी। नीचे पहुंचकर दरवाजे की कुंडी बजाने को हाथ बढ़ाया तो नेट डोर खुला था। काकू यह दरवाज़ा हमेशा बंद रखती हैं, सिवाय जब तक कोई मेहमान आया हो। अंकल की मौजूदगी में भी दिन में वह दरवाज़ा खुला रहा या बंद मैंने ध्यान नहीं दिया। दरवाजे से ही घी की खुशबू आ रही थी। शायद अंकल के लिए पूड़ियाँ बन रही थीं। 19, 20, 21, 22, 23। मैं अंदर पहुंची तो काकू डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होकर पूड़ियाँ गिन रही थीं। अंकल के लिए ट्रेन में खाने का पूरा सामान पैक हो रहा था। अंकल भोपाल से दिल्ली तक ट्रेन से जाते थे, वहाँ से फिर फ्लाइट। काकू हमेशा अंकल के लिए टिफ़िन रखती थी। डाइनिंग के पास वाली साइड टेबल पर अंकल का सूटकेस खुला रखा था। कुछ शर्ट्स, कुछ पैंट्स और उनका बाकी सामान उसी के आसपास रखा था। अंकल वहाँ नहीं थे, शायद सामान जमाते जमाते कहीं चले गए थे। मैं कुछ मदद करूं? मैंने कहा तो काकू ने पूरी फॉइल पेपर में बांधते हुए पीछे मुड़कर देखा। लगभग सब कुछ हो गया, आजा बैठ, काकू ने बिना मेरी तरफ देखे कहा। वो मुझसे नज़रें चुरा रही थी। मैं भी माहौल को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए चुपचाप डाइनिंग की कुर्सी खिसकाकर बैठ गई थी। मेरे बैठते ही अंकल बाथरूम से निकले। सामने ही मुझे बैठा पाया तो बस नज़रें उठाकर देखा, फिर अपनी पैकिंग ख़त्म करने में लग गए। आंटी ने मेरा उनसे औपचारिक परिचय करवाया। फिर दोनों चुपचाप अपने काम में व्यस्त हो गए। सूटकेस में शर्ट पैंट जमाते वक्त 1-2 बार अंकल ने मेरी तरफ कनखियों से देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। उन दोनों के बीच इस तरह की चुप्पी की मुझे उम्मीद नहीं थी। यह हर साल आने जाने के वक्त का कोई रिवाज सा लगा मुझे। मैं उस खामोशी को तोड़ती या अंकल से कुछ बात शुरू करती उससे पहले ही दरवाजे पर पहुंचे ऑटो ने हॉर्न बजा दिया। समय हो चुका था। अब बात शुरू करने का कोई मतलब नहीं होता। बात करती भी क्या? मुझे अंकल से किसी भी सवाल का कोई अधिकार नहीं था। हिम्मत करके जो 2-4 शब्द जुटाए थे, उसे भी ऑटो के बार बार आते हॉर्न ने अपनी आवाज़ में दबा दिया।
उसी खामोशी के बीच थोड़ी देर में ऑटो में बैठकर अंकल चले गए। जाते वक्त उन्होंने मेरी तरफ देखा था, उन निगाहों से जिनमें एक चोर थानेदार को देखता है। काकू बाहर तक अंकल को छोड़ने नहीं आई थीं। ऑटो की फटफट की आवाज़ जब तक दूर चली गई, तब उसके बाद वे आई थीं गेट पर, अंकल के पीछे शायद कुछ समेटने को। बहुत देर तक वहीं खड़ी रही थीं, फिर अंदर आकर डाइनिंग पर बैठ गईं। मैं भी पीछे पीछे अंदर पहुंची तो उन्होंने छुपाते हुए आंचल से अपनी आंखें पोंछीं, फिर गेस्ट रूम में चली गईं। गेस्ट रूम के बिखरे बिस्तर देखकर यह पता लगने में मुश्किल नहीं हुई कि अंकल और काकू साथ नहीं सोते थे। वे बस हर साल मेहमान की तरह आते हैं और गेस्ट रूम में ही रहकर चले जाते हैं। चादर की तह बनाते बनाते काकू के खामोश आंसू चीखने लगे। काकू वहीं गद्दे पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे समझ नहीं है कि कैसे और क्या कहना चाहिए, बस उनके पास जाकर बैठ गई। बहुत देर तक अपने अंदर की पीड़ा आंसू में बहाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, यह आखिरी था नेहा, अब वे नहीं आएंगे। नेहा, नेहा, काकू ने आकर हिलाया तो होश में आई। वे मुझे पुकार रही हैं। काकू के पासपोर्ट की प्रोसेस के लिए वेटिंग एरिया में बैठी मैं उनके साथ बिताए सालों का हिसाब लगाने लगी थी। नींद लग गई थी क्या? ये देख, इस फॉर्म में कुछ भरने को कहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। गुलाबी साड़ी के साथ कत्थई ब्लाउज में लंबी सी काकू, जिनके माथे पर अब भी सुहाग की लाल बिंदी सजी है, लंबी सी चोटी जिसमें कुछ काले कुछ चांदी से चमकते बाल हैं, जो मेरी तरफ झुकने से उनकी कमर के पीछे झांक रही है। उनके गले में मंगलसूत्र भी है, पैर की उंगलियों में बिछिया भी। वे मुझसे अपने पासपोर्ट के फॉर्म पर कुछ भरवाने को उत्सुक हैं, क्योंकि बहुत हिम्मत करके वे अब आज़ादी की उड़ान उड़ना चाहती हैं। दुबई जाकर अंकल से तलाक लेना चाहती हैं, हमेशा के लिए अपनी बेटा बहू के पास लंदन चली जाना चाहती हैं। पिछली शाम अपनी ज़िंदगी का ये निर्णय सुनाने के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, वक्त बेवक्त के ख्यालों में जब आप खुद ही खुद को झूठ लगने लगे, जब बीत गए वो साल झूठ लगने लगे, जो जिया, जो अब तक किया, वो झूठ लगने लगे तो कहाँ जाओगे, कहाँ जा सकते हो? आधी रात के अंधेरे में ज़िंदगी जब काली हो जाती है ना बेटा, तब वो झूठ चिल्लाता है खुद को सच और सफ़ेद बनाने के लिए, लेकिन तब कुछ नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं। अब सिर्फ एक परछाई ही होती है गले लगाने, और मैंने अपनी परछाई को भी अलविदा कहने का मन बना लिया है। अब सिर्फ अपने अस्तित्व के साथ जीऊंगी, किसी के भरोसे नहीं। उम्र के उस पड़ाव पर जहाँ मौत कब दरवाज़ा खटखटा दे पता नहीं, वहाँ काकू ने जीने की ठान ली थी, और एक दिन वो उड़ गई, अपने हाथों से अपनी बेड़ियाँ काट कर। तो यह थी अंकिता जैन जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।